हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं आपके लिए हर बार किसी बहुत ही अच्छे सजेशन आपको सपोर्ट करने वाले बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टुडे द कोट इज़ फूड इज़ लव। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किससे मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलने वाले हैं। उनका नाम है दीप गुप्ता जी एंड ही इज़ अ फूड मेंटोर एंड उनका एक्सपीरियंस 35 इयर्स का फूड इंडस्ट्री में रहा है। वो आज हमें बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं कि हम अपने फ्यूचर में कैसे आगे फूड इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वेलकम सर टू आवर चैनल। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले हम चाहेंगे आपसे कि आप अपना एक जर्नी जो होती है हर एक की लाइफ में, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी आपकी भी रही होगी आई एम श्योर, तो हम चाहेंगे कि आप वो शेयर करें। थैंक यू आस्था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना चाह के भी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसा ही मेरी जर्नी के साथ में है और मेरी डेस्टिनी फूड थी, ये मुझे भी नहीं पता था। ये बड़ा कोइंसिडेंट है कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो कोई ऐसा इंसिडेंट था कि नॉर्मली काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के समय पे वो आपसे पूछते हैं कि आप किस जगह जाना चाहते हैं। तो उस समय उन्होंने, मेरी चॉइस थी कि मैं वैसे केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जब गया था, तो उन्होंने बहुत सारी चॉइस मेरे सामने रखी और उस समय मेरे गलती से उन्होंने कहा अच्छा आपका इंटरेस्ट फूड है। उन्होंने मेरी फाइल के ऊपर फूड लिख दिया और फूड मेरी सबसे लास्ट चॉइस थी कि मुझे फूड में नहीं जाना। मुझे नहीं पता था कि मेरी डेस्टिनी लिखी जा रही थी वहाँ पर। और उसके बाद मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कोई चांस नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज ओवर नाउ, यू हैव टू सिलेक्ट फॉर फूड और यू ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का तो कोई चांस नहीं था, तो हमने वो फूड को ही ऑप्ट किया और उसके बाद में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही। काफ़ी टाइम तक मैं डिस्टर्ब ही रहा, लेकिन नहीं पता था कि फूड इंडस्ट्री मेरे को इतना कुछ देने वाली है। जी। और ये ईयर था 89। मतलब हिंदुस्तान में फूड टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसी लाइन्स थी जिसमें कि लोगों का बहुत कुछ लोगों को पता नहीं होता था। और फूड उस समय आप बात करें कि 90s में, तो फूड प्रोसेसिंग फूड के बारे में बहुत कम अवेयरनेस थी और इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। एक तरीके से बड़ा ऐसा लगता था कि मैंने अपने कैरियर के साथ में बड़ा मतलब मैं जस्टिस नहीं किया मतलब। लेकिन 92 के बाद फिर दूसरी बात आई कि मतलब जब सिलेक्शन का नाम टाइम आया, तो उसमें हर आदमी का सपना होता था कि हिंदुस्तान में गिनी चुनी फूड कंपनियां होती थी। ब्रिटानिया है, अमूल है, पार्ले है। इन कंपनियों में ही लोगों का सपना होता था कि यही फूड की कंपनियां हैं और लोग जाएं। कोई इंसिडेंट है कि कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जब सिलेक्शन हुआ ना, तो वो लवलाज इंडस्ट्री में हुआ। अगेन मुझे नहीं पता था कि मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ और डेस्टिनी कहाँ ले जा रही है। और मैंने लवलाज में काम किया और काफ़ी मेहनत से काम किया। मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन से होते हुए बेकरी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ लेकिन फिर भी उनकी नॉनवेज सेक्शन में काम किया। आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद में फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, सॉस, जैम, केचप, इस तरह के। फिर फाइनली मैं उनके यहाँ चीज़ सेक्शन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के मैंने वहाँ काम किया। अर्ली स्टेज आई कि जब हमने मतलब वो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये मेरी डेस्टिनी नहीं है और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तो उस समय इंडिया में मैकडोनल्ड्स का अपना काफ़ी अच्छा खासा नाम हो चुका था और मैकडोनल्ड्स लॉन्च होने वाला। उनके प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं मैकडोनल्ड के लिए उनका हेड ऑफ द प्रोडक्शन बन के मैंने ऑप्ट किया और फिर मैंने उनके साथ काम किया। उनके पहले जो रेस्टोरेंट्स वसंत विहार और ग्रीन पार्क में खुले, उनको उनकी प्रोडक्शन, उनके जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे सौभाग्य मिला कि वो प्रोडक्ट बनाने का मुझे मौका मिला और मैंने प्रोडक्ट बनाए। और उसके बाद दिल्ली में पर्टिकुलरली जिस लाइन में आज मैं हूँ और जिस लाइन में आज मैं काम करते हूँ, जिसको कि हलवाई इंडस्ट्री बोलो या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या मिठाई स्वीट शॉप, आप कुछ भी नाम दे दो उसको, लेकिन उस समय हलवाई नाम था। हाँ। तो मिठाई इंडस्ट्री के लोगों को बोलते हलवाई की दुकान जाना है, और हलवाई का नाम एक अच्छा नाम नहीं जाना जाता था, एक रिकॉग्नाइज नाम नहीं होता था। और लोग ना तो उनके घर में लड़कियों की शादी करते थे और ना ही उनको पसंद करते थे कि हलवाई कोई ऐसा कि तो काम ही ऐसा है। तो खैर मुझे वो चांस मिला और मैंने चांस जाके, पहली मेरी जो जॉब थी मैंने जो ऑप्ट की वो बीकानेर वाली थी। और
एज यूजुअल बीकानेर वाला जाने के बाद में मैंने हार्डली 10-15 डेज के अंदर उस कंपनी को छोड़ दिया। बीकानेर इन दिल्ली, बीकानेर वाला इंडिया मैंने 10-15 दिन के अंदर उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में आप सोचेंगे मैंने क्यों छोड़ दिया। मैंने माहौल देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब हाइजीनिक स्टैंडर्ड नहीं थे, लोगों के काम करने का तरीका अलग था, इवन लोगों की पर्सनल हाइजीन भी ठीक नहीं थी। वहाँ उठना खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन फिर भी ये सारी परिस्थितियों से निकलते हुए मैंने कहा, मैंने वापस कर दिया कि अपने एमडी मेरे श्याम सुंदर जी ओनर थे और मैं छोड़ के चला आया एक तरीके से। और मैंने कहा मैं वापस जाता। कुछ दिन बाद जब मैं नहीं गया तो उनका फ़ोन आया मेरे पास में और बोले कि गुप्ता जी आप एक बार मेरे पास आओ। मेरे को इंडस्ट्री वैसे गुप्ता जी के नाम से भी जानती है, कुछ लोग दीप्ता बोलते हैं, कुछ गुप्ता जी बोलते हैं, और ऐसे करके मोस्टली गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। तो जब मैं बोले गुप्ता जी आप क्यों जान, मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता, और जहाँ मन नहीं लगता मैं काम नहीं कर सकता, और ये मेरे को लगता है कि मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि गुप्ता जी आप जैसे कोई टेक्निकल आदमी अगर इस इंडस्ट्री में आएंगे ना, तो शायद इस इंडस्ट्री को एक नई शेप मिल पाए, और अगर आप लोग नहीं आओगे तो ऐसा होगा कि हमारा कल्चरल फूड जो है, मतलब हिंदुस्तान में आपको जो फूड है, फूड एक संस्कृति का हिस्सा होता है, आपके कल्चर का पार्ट होता है। कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जाओ, अगर हिंदुस्तान में सैकड़ों कल्चर हैं, तो हर कल्चर का एक अपना फूड है। अगर आपने ये सब इसमें एफर्ट्स नहीं डाले और फूड को कन्वीनियंस नहीं बनाया, तो ये ऐसा हो जाएगा कि हेरिटेज फूड बन जाएगा, और आपको 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब बच्चों को दिखाओगे कि ये खाना इंडियन खाना ऐसा होता है। क्योंकि उन दिनों ये रियल फैक्ट था कि केएफसी और मल्टीनेशनल जितनी भी चेन थी, केएफसी, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, वो बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे थे, और हर कॉर्नर पे हर दूसरे दिन दुकान मुझे एक आउटलेट खुलने जा रहा था। तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जनरेशन का फूड हमारा जो यंग कमिंग जनरेशन है, उसे आप जेनजी बोलो या आप उसे अल्फा एक्स कुछ भी बोलो, लेकिन वो ऐसा ना हो कि हमारी कल्चर खत्म होके और वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से हो जाए। ये बात मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्राइक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से की। मेरे पास दो बहुत अच्छी चीज़ें, एक नुलाज की इंडियन फूड नॉलेज, क्योंकि उन्होंने इंडियन फूड के साथ वेस्टर्न को मर्ज किया हुआ था, दूसरा मैकडोनल्ड का सिस्टम प्रोसेस। ये दो स्ट्रॉन्ग चीज़ें मेरे साथ थी। तो उससे मेरे स्ट्राइक के दिमाग में कि इन दोनों को मिक्स करके मैं इंडियन फूड प्रोडक्ट के साथ में इसको अगर मर्ज करके इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो, तो मेरा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा और मेरे लिए एक अच्छा माइलस्टोन बन जाएगा। अगर नहीं हुआ सक्सेस किसी तरीके से, तो नौकरी तो फिर भी कर लेंगे। और ये सोच के मैंने अपने आप को एक तरीके से उसमें समझाया, और उसके बाद में मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आ गया। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेरा विजन था कि हम वेस्टर्न और इंडियन कॉन्सेप्ट को सिस्टम प्रोसेस के साथ अगर डालेंगे, तो 98 में हमने पहला बीकानेर वाला आउटलेट आयोरी गार्डन में खोला, एंड इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। मतलब हमारा अपना खुद उस आउटलेट का रेवेन्यू उस समय 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं बल्कि 5-6 टाइम्स हमारा रेवेन्यू हो गया विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। इट वाज ए ग्रेट सक्सेस फॉर दिस concept, not only for बीकानेर वाला, basically this is a great success for the industry. So people are waiting कि the systematic approach for Indian food, और वो भी उनका अपना खुद फूड, जिसमें कि छोला भटूरा भी मिले और उनको चाट भी मिले, और उनका अपना खाना जब उनको एक मैकडोनल्ड स्टाइल में क्यूएसआर के फॉर्म में जब मिलना शुरू हुआ ना, तो एक ग्रेट सक्सेस, लोगों में बहुत जबरदस्त क्रेज था उन दिनों। उस क्रेज सफलता के बाद में फिर हमने आउटलेट का सिलसिला शुरू किया, और लगातार बीकानेर वाला को एक्सपेंड हम करते चले गए। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बिजनेस तो बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसके लिए मैन पावर की सबसे ज़रूरत है। स्किल मैन पावर अगर आपके पास नहीं है, और स्किल मैन पावर उस समय नहीं थी, ये कहना आसान है, लेकिन जब ढूंढने लड़के निकलते थे तो कुछ नहीं मिलता था। और चैलेंज ये था दोनों फ्रंट पे, एक जो सेल फ्रंट था जहां हम आउटलेट एक्सपेंड कर रहे थे, और उसका बैक एंड फ्रंट था जहां पे कि हम इसको कंसोलिडेट करने के लिए फैक्ट्री एंड पे बैकअप की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको कैसे स्मूथ करें, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। आपके पास में फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंस की रिसोर्स डेफिनेटली हमें फाइनेंस चाहिए, एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको चलाने के लिए मैन पावर चाहिए। दो चीज
मैनेज हो सकती हैं, लेकिन मैन पावर एक ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री में कोई मैन पावर बन रही है और आप उसमें को लगा दें और वो कल को चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में, और वो भी हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ है। अगर बर्गर पिज्जा बेचना है तो उसकी मैन पावर तैयार हो चुकी है, लेकिन इंडियन फूड के साथ में कोई ऐसा नहीं था उस समय कि हम ये कहें कि मैकडोनल्ड से या बर्गर किंग से या पिज्जा हट से कोई लड़का छोड़ के आपके यहाँ आके और जॉब कर ले। It also needs expertise. It's not a matter of expertise because industry are not in a shape कि लोग क्या कहेंगे। मैंने तो आपको बोला कि हलवाई की दुकान ज्वाइन कर ली, लेकिन मैकडोनल्ड छोड़ के, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के और कोई की हलवाई की दुकान बीकाने वाला है या किसी दूसरे हलवाई की यहाँ ज्वाइन कर लेना, तो वो पॉसिबल नहीं था। मेरी इस जर्नी जो मैंने बेसिकली फोकस किया, पहले बैकएंड पे फोकस किया और फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले अपने आप को ये समझ में आ चुका था कि जो कारीगर है ना वो बहुत इंटेलिजेंट था। कारीगर जिसे मैं बोलता हूँ मिठाई बनाने वाले हैं या खाना बनाने वाले हैं, आप उसे कारीगर बोलो, और या उसको शेफ तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि शेफ 5 स्टार और वेस्टर्न कल्चर का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ शेफ खाना बनाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कारीगर, खानसामा, ये इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। वो लोग इस तरह के ही लोग थे जिनके जो एजुकेशन, जिसकी उनकी कोई ना एजुकेशन थी, और वो गांव से आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादाजी ने काम किया, वो कर रहा है, उसके आगे बच्चा उनका काम कर रहा है, तो वो सिलसिला चला आ रहा था। तो उनके लिए मैनेजमेंट, वो आर्टिस्ट है, उनके लिए मैनेजमेंट तो वो ना मैनेजमेंट की लैंग्वेज समझते थे, उनको ना मैनेजमेंट से कोई मतलब था। उनको तो इस बात से मतलब था कि भाई हमारे हाथ में आर्ट है, और जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक ईगो भी होती है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसका हुनर है और जिसकी जो उसने परफेक्शन किया है पीरियड ऑफ टाइम में, उस परफेक्शन के तहत उनको मैनेजमेंट का आदमी ऐसा लगता था ये जिसको आता कुछ नहीं है और ये आके हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो उनकी पूरी कोशिश यही होती थी, टेंडेंसी होती थी कि अब ये मैनेजमेंट का कोई आदमी आया तो इसको पहले उखाड़ कर बताओ। कोई ना कोई तरीका उनका, तिकड़म बाजी। वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। मैं आपको बताऊँ, आपने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, चीनी कम। अगर आपको याद ना हो, मेरे को वो डायलॉग बहुत अच्छी तरह से याद है जब अमिताभ बच्चन ये एक्सप्लेन करता है उस समय की, एक ही ट्रेड ऐसा है जिसमें 5 सेंसेस लगते हैं। खाना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके 5 सेंस, आईज, नोज, टंग, स्किन और स्मेल, एवरीथिंग गोज इन द फूड। तो जिस आदमी के 5 सेंस इतने स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं वो कारीगर है। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है इसीलिए वो कारीगर है। लेकिन मैनेजमेंट उसे नहीं आता। तो मेरे को लगा कि क्योंकि मेरे पास कोई किताब या कोई लिटरेचर ऐसी चीज नहीं थी उन दिनों कि जिसमें देख के हम रसगुल्ला या मिठाई या खाने की कोई रेसिपी या कुछ ऐसा बना सकें या प्रोसेस उसको बनाई सकें, कुछ भी नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब इसको सीखा कैसे जाए, इसकी किताब लिखी कैसे जाए। मेरे को लगा कि जब तक मैं इनके नजदीक नहीं जाऊंगा, मैं इनका नहीं बनूंगा, तब तक ये लड़के अपने आप में इंटेलिजेंट, ये एक बहुत बेसिक नेचर है कि प्यार से तो दुनिया जीती जाती है। वही उसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने उन लड़कों के साथ दोस्ती की, उनके साथ उठना बैठना, खाना खाना, उनके साथ बदबू आ रही थी या वो जैसी भी कंडीशन में थी, उनके साथ में एक बार अपने आप को इंडल्ज करने की पूरी कोशिश की थी कैसे मैं बनूं। और वही एक तरीका था कि मैं उनसे कुछ ले पाऊं। जब वो मेरे साथ एक इस पोजीशन में आ गए, हार्मोनियस पोजीशन में आ गए या रेजोनेंस पोजीशन आप बोलो, जिसमें कि उन्होंने अपना फ्लो को धीरे धीरे करके बताना शुरू किया। अब मेरे को समझ में आ चुका था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग ए मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड थी और एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उसको मेरे लिए कन्वर्ट करना टेक्निकली आसान हो गया। और उन चीज़ों को अब मेरी ज़रूरत थी कि उन चीज़ों को हम पेपर पे कैसे लेके आए। तो मैंने फर्स्ट सबसे पहले कुछ टेक्निकल लोग हायर किए बेस लेवल पे, और उनको बोला कि आप कुछ मत करो, आपको एक बेसिक पैरामीटर पे जो बेसिक टेस्टिंग होती हैं उनको हमने करना शुरू किया। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट को एक बार उसको टेस्ट करना शुरू किया कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे, कि जिससे कि हम कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बना पाए। और क्योंकि स्टैंडर्ड कोई चीज़ थी नहीं, तो हमने अपने स्टैंडर्ड को देखा कि टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद में लगा कि एक कॉमन पैटर्न आ रहा है टेस्टिंग का, तो इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। और इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया, उनके एक्सपीरियंस को डेटा में कन्वर्ट करना शुरू किया। वो कहते थे कि दाल खट्टी है, अब वो दाल खट्टी नहीं होती थी, मुझे लगता था कि गले में नहीं उतर रही है। उनके वर्ड्स ऐसे होते, कड़वाहट है, मिठाई खा रहे हैं लेकिन वो बोलते थे कड़वाहट है, समझ में नहीं आती थी कि ये कड़वाहट बोलते कैसे हैं ये।
धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें बिटरनेस फ्लेवर की है, कहीं कलर की बिटरनेस ना आ जाए। ऐसे एक्सेसिव एलिमेंट जो प्रोडक्ट के टेस्ट को डैमेज कर रहे हैं उसको वो कड़वाहट बोलते हैं। तो ये जो उनके नॉर्मल स्लैंग्स में जो वो लाइन यूज करते थे उनको टेक्निकली कन्वर्ट करके और स्टैंडर्ड में लाके पेपर पे लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 years आई टुक इन डेवलपिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडस्ट्री। और वो स्टैंडर्ड मुझे बड़ा प्राउड है कि जो स्टैंडर्ड हमने उस समय बनाए और जो प्रोसेस डेवलप किए उनको अचीव करने के लिए, वो आज इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क है। उसी पे ही सारी इंडस्ट्री बेस्ड है। कोई किताब में नहीं लिखा है, तो बाद में बहुत सारी चीजें बुक्स लिखी या किताब लिखी है, लोगों ने प्रैक्टिस डेवलप कर ली, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था और ऑटोमेशन या इस तरह की चीजें बहुत नहीं होती। धीरे धीरे करके ये चीज उनको भी समझ में आने लगी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरी जर्नी इतने से भी काम नहीं चलेगी, कुछ मुझे एक टेक्निकल टीम तो तैयार करनी है। तो फिर प्रोडक्शन मैनेजर भी लेके आए, फिर उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, जो जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो हमने सारी चीजें धीरे धीरे करके की। अब समस्या ये थी कि मेरे पे तो कॉन्फिडेंस आ चुका था, बाकी टीम पे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। प्रोडक्शन तो मैं नहीं चला सकता था, जो भी अगर बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे डिटैच होना था और कुछ अटैच करना। तो उसमें से जो मेरी अप्रोच ये रही कि अगर मैं टोटल 100 लोगों के साथ काम करता था तो 5 तो ऐसे थे जिनको की लैंग्वेज भी समझ में आती थी, थोड़े पढ़े लिखे भी थे, उनको आइडेंटिफाई किया और उन 5 लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देनी शुरू की। उन 5 लोगों को जो बेसिक ट्रेनिंग देनी शुरू की, उनको ये समझाया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको आगे कम्युनिकेट करने के लिए बनाया कि वो अपनी टीम को समझे। तो ऐसा करके भी ये सिलसिला चालू किया, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस उनको। हम 2-3 साल में इस पोजीशन पे आ गए कि लोगों को समझ में आने लगा। कुछ प्लांट एंड मशीनरी में चेंज की, उनको कन्वीनियंस पैदा की कि उनकी ईज ऑफ वर्क किया। वो पसीने में करते थे तो उनको वो एक तरीके से एनवायरनमेंट ऐसा दिया जिससे कि वो कंफर्ट होकर काम कर सके। तो एक सिलसिला बना और धीरे धीरे करके इंडस्ट्री की एक शेप चेंज होती रही, ऑटोमेशन होता रहा, नई मशीन आती रही, हम लोग उनको साथ काम करते रहे और एक इंडस्ट्री आज जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, आज आप एस्टिमेट करो कि फूड इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली मिठाई, नमकीन और जो सेवरी या स्नैक्स की आप बात करते हो करीब 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। It's a huge industry. And can you imagine? In 97 this industry is around 10,000 crore. अगर इंडिया में पिछले 25 साल में किसी इंडस्ट्री में काम हुआ है तो इस इंडस्ट्री में ही काम हुआ है। सबसे बड़ा एक्सपेंशन इसी इंडस्ट्री में हुआ है। किसी भी इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ नहीं है, चाहे आप बिस्किट की बात करो, क्योंकि जो कि सीओजी अगर हम बात करें तो 20 से 25% पर ईयर ऑन ईयर काम ग्रोथ होती है इस इंडस्ट्री में। अगर आप टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री की बिजनेस की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में आज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर 30-40% से ज़्यादा नहीं होगा। 60% तो आप देखो कि कितने हलवाई हिंदुस्तान अगर टोटल की बात करें तो हर गांव में हर नुक्कड़ पे एक हलवाई बैठा हुआ है, जिसकी ना सेल काउंटेड है और ना जिसका किसी भी तरीके से कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो बिजनेस अच्छा कर रहा है क्योंकि उस लोकल एरिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा समोसे बेचने वाला आदमी है, सबसे ज़्यादा रसगुल्ले बेचने वाला आदमी है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ कि जैसे जैसे हाइजीन की अवेयरनेस, फूड सेफ्टी लॉज, इन सबकी इंडिया में जो अवेयरनेस आई ना, तो उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसका कन्वर्जन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक अच्छे परसेंटेज पे हुआ। मतलब इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ 12 से 15% है तो कन्वर्जन 25%। तो लोगों में अवेयरनेस आने से ये चीज़ें चेंज अनाउंस हुई। फिर कुछ जीएसटी के रिफॉर्म्स आए, लोगों में और अवेयरनेस आई कि नहीं हमें सेल दिखानी चाहिए। गवर्नमेंट्स ने कुछ स्कीम पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम की कि लोगों में उसका आने का दायरा बढ़ता चला गया और इंडस्ट्री एक डिफरेंट शेप में आ गई। आज अगर आप बात करेंगे टोटल फूड इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे कि मिठाई हो या नमकीन हो या आपका फूड हो, मैदा की आइटम, मट्ठियाँ वगैरह समोसे, ऐसी जितने भी आइटम आप देखोगे तो कोई भी सुपरमार्केट ऐसा नहीं है या ग्रोसरी स्टोर ऐसा नहीं है जहां आपको इस तरह के प्रोडक्ट के ब्रांड ना मिले। बिना उसके आज की डेट में किराना स्टोर चलाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है इंडिया में रहना ही मुश्किल है। और अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा, किसी भी सुपरमार्केट में अगर आप जा रहे हैं और ट्रॉली को अगर ऑब्जर्व करो तो बड़े बड़े पैकेट 2-2 किलो नमकीन के सबसे ज्यादा वही दिखाई देंगे आपको, चिप्स और नमकीन ही आपको दिखाई देगा उसमें। तो ये फैक्ट भी है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि घर में पहले बनता था या बेसन के सेब बनते हैं या लड्डू बनते हैं, अब बंद हो चुका है। कोई किसी को ना पता है और ना
बनाना आता है, ना किसी ने सीखा है। अल्टीमेटली तो मार्केट इसी तरह से ग्रो किया और इसी तरह से बढ़ रहा है, वो आज भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जर्नी तो इसके बाद शुरू हो गई, शुरू होने के बाद में फिर चीज़ें और भी ब्रांड्स मार्केट में आ गए और आज मैं समझता हूँ कि हर स्टेट में एक हल्दीराम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो शहर का एक बड़ा ब्रांड जो आज एक अच्छे ब्रांड की तरह काम कर रहा है, उसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसके भी बहुत सारे अच्छे, मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। साउथ के अंदर अगर आप बैंगलोर से स्टार्ट करें तो आनंद स्वीट्स है, जो कि उस एरिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। हैदराबाद आप आ जाएँ तो हैदराबाद में अपना एलबर्ट हाउस है, दादूस है, पिस्ता हाउस है, बहुत बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं। साउथ में इधर चेन्नई में जाते हैं तो काकड़ा स्वीट्स है, श्री गुप्ता भवन है, श्री कृष्णा है। ऐसे करके आप साउथ से अगर नॉर्थ में आए, नॉर्थ में तो खैर मिठाई का गढ़ रहा ही है, शुरू से ही गढ़ रहा है। नॉर्थ में अपना हल्दीराम, बीकाने वाला, ओम, दिल्ली के 3 बड़े ब्रांड हैं। इसके बाद में यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, मतलब एक अच्छा खासा ऐसा है कि हर शहर में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है। पहले 2-4-5 करोड़ के बिजनेस की बात होती थी, यार एक शहर में आदमी 50-60-100 करोड़ का बिजनेस कर लेता है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री में अवेयरनेस आई, अवेयरनेस से उसका स्टैंडर्ड बढ़ा, स्टैंडर्ड बढ़ने से उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और उसके जो एस्थेटिक्स है उसको उसने बेटर किया, तो लोगों ने उसको रिस्पांस दिया और इस इंडस्ट्री को आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। They are following all the protocol. तो बेस्ट पार्ट आपको मैं बताता हूँ कि आज की डेट में इंडिया तक सीमित ना होकर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर, जो वॉलमार्ट हो गए या कॉस्को हो गया, जो कि वेरी वेल नोन ब्रांड है, चाहे वो टेस्को हो या वो अपना मेट्रो कैश एंड कैरी हो, सभी स्टोर्स के अंदर इंडियन प्रोडक्ट की परसेंटेज पिछले 15 सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रो की है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि दिस ईयर कॉस्को के अंदर मेरा अपना खुद का एक ब्रांड इंडिया में है, हमने वी सोल्ड अवर मिठाई इन 180 स्टोर्स ऑफ कॉस्को एंड दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस। सो पीपल, इट इज नॉट ओनली कि इंडियंस आर बाइंग, अभी जो उनका लोकल क्राउड है, जो वेस्टर्न पीपल हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। उनको भी समोसा समझ में आता है, उनको भी करी समझ में आती है। आप कभी यूके में अगर लंदन गए हैं तो समोसा एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, पापड़म, समोसा, टिक्का करी, बटर चिकन, बिग लाइंस, मतलब ह्यूज, मतलब यू विल अमेजिंग कि मतलब कैसे लोग पसंद करते हैं और कैसे लोग खा रहे हैं। अगर आप अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो 90% गोरा मिलेगा वहाँ पे और 10% इंडियन मिलेंगे। इंडियन तो सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा अपने कम में काम चलाते हैं, लेकिन दे आर एंजॉइंग फूड, दे आर रियली एंजॉइंग फूड। तो अब इस फूड को कोई रोक नहीं सकता और ये एक ऐसा सिलसिला है कि मैं कई बार लोगों को कोट भी कर देता हूँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर मैं चलूँ तो शायद मेरे को एक आध नहीं 8-10 जन्म लेने पड़ेंगे तो जाके मैं हर स्टेट के गो थ्रू होके और उनका सारा जायका टेस्ट कर पाऊँ कि भाई कोने कोने में हर कोने पे एक नया टेस्ट है, एक नया जायका है। और इसके विपरीत अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो उनके पास तो बस या तो बॉयल्ड है या ग्रिल है और वही उसी मीट को आगे पीछे करके वो घुमा फिरा के वो कर देते हैं और उसको वो डिफरेंट तरीके से नहीं कर पाते। कुजीन है, फ्रेंच कुजीन भी है या आपका यूरोपियन स्टाइल है या अमेरिकन स्टाइल, वो बहुत लिमिटेड नंबर में है। लेकिन जो जायका हम चेंज करते हैं हमारे हिंदुस्तान में होता है ना, वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने पे नहीं है। तो अगर आज की डेट में हम बात करें कि आईटी एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसने इंडिया को रियली एक शेप दी और एक इस लेवल पे लेके गया है, इसी तरीके से हमारे पास फूड का इतना बड़ा हेरिटेज है कि अगर हमने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया और हमारे को जो हमारी वीकनेस है कि हमें मार्केटिंग नहीं आती, अगर हमने वो मार्केटिंग को सीख लिया और उस तरीके से ब्लास्ट किया तो शायद दुनिया में हमारी सबसे बड़ी रेवोल्यूशन होगी और फूड रेवोल्यूशन में हम नंबर 1 होंगे। I'm sure.